बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कोई हैंड रेज करके बता दे मुझे कि आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी कोई बता दे। जी हमजा। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। अच्छा जी अच्छा जी, कल वाले लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पहले हम डील कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर? ओके, होपफुली। जी हाफिज, हाफिज मोहम्मद उमर वलीद। जी सर। सर मैंने ना ये सेकंड पॉइंट पूछना था अलादीन ट्रेडर्स वाले एग्जांपल में। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग हैज नॉट बीन चार्ज ड्यू टू राइजिंग मार्केट वैल्यूज। सर ये जरा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, इसमें उसने जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होगा वो लिखा हुआ होगा उसने मैचिंग कॉन्सेप्ट। जी सर। अच्छा, अब जब कोई एसेट इस्तेमाल होता है तो आगे जाके हमारा डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर है, ठीक है? तो जी सर। ज़ाहिर है वो पढ़ने के बाद जो नॉलेज लेवल बिल्ट होगा वो अभी नहीं है हमारा, लेकिन मैंने अपनी डिस्कशन में आपको ये ज़रूर बताया है कि जब कोई एसेट इस्तेमाल होता है, नॉन करंट एसेट, तो वो इस्तेमाल के साथ उसकी वैल्यू कम होती है। यानी उसके अंदर जो छुपा हुआ बेनिफिट है वो हम हर साल थोड़ा थोड़ा लेते जाते हैं, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम करते हैं, और इकोनॉमिक बेनिफिट की कंजम्पशन का नाम एक्सपेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एसेट हर साल थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस होगा। तो अगर हम, और वो जितना एक्सपेंस होगा उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज की जाती है कि जिस पीरियड के अंदर हमने उससे बेनिफिट लिया उस पीरियड का जो एक्सपेंस है वो उसके साथ मैच कर लिया जाए, इसलिए इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब इंडिकेशन मिलती है स्टेटमेंट के साथ। सर इस सेंटेंस का क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग हैज नॉट बीन चार्ज ड्यू टू राइजिंग मार्केट वैल्यूज। हाँ, वो सर कहता ये है जी कंसेप्ट। क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं बिल्डिंग्स की तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, ठीक है? तो भाई ये कोई लॉजिक नहीं है, वो मार्केट प्राइस है जो बड़ी है। हम तो बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं कि जितने में वो खरीदी थी वो वाली वैल्यू तो इस्तेमाल के साथ कम हुई है। हमारी अकाउंटिंग जो है वो बुक ठीक वैल्यू हो के गया। ऊपर होती है, ना कि मार्केट वैल्यूज के ऊपर होती है, ठीक है? ठीक है सर। जी फायजा। जी फायजा। क्वांटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। सर वैल्यू एसेट्स की वैल्यू तो कम होगी लेकिन लायबिलिटी कैसे इफेक्ट होगी ये बताएं। सॉरी आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बोलिएगा। ये सर मैंने आपसे पूछना था, इफ एंटिटी इज नॉट ए गोइंग कंसर्न, एसेट्स की वैल्यू तो कम होगी लेकिन लायबिलिटी कैसे इफेक्ट होगी लायबिलिटी ऐसे ये इफेक्ट बता दें होती जरा। है ना, लायबिलिटी ऐसे इफेक्ट होती है जब हम बिजनेस लिक्विडेट करते हैं, वाइंड अप करते हैं, तो हम एक निगोशिएशन मोड में आ जाते हैं। हमने जिनके पैसे जी देने होते हैं हम उन्हें भी कहते हैं कि अब यार हम तो बिजनेस बंद करने लगे हैं भाई, बड़ा नुकसान हो गया, वाइंड अप कर रहे हैं, तो हम यार तुम्हारे पैसे नहीं इतने दे सकते, हमने 10 लाख तुम्हारा देना है, ठीक है तुम्हारी मेहरबानी, तुम हमें उधार देते हो रहे हो, लेकिन आज यार हम आपको इतने पैसे नहीं दे सकते। तो पीपल कम ऑन टेबल एंड दे आस्क ओके लेट अस डू अ डील, कि जी 10 आप मुझे ऐसा करो यार, 2 लाख हम छोड़ देते हैं, बाकी 8 लाख। तो ऐसे होता है ना रियल लाइफ के अंदर भी। तो जी सर। इस तो इस तरह लाइबिलिटीज भी अफेक्ट होती हैं जब एंटी गोइंग कंसर्न नहीं रहती, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। और जी एनीवन एल्स? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, कल हम लोगों ने enhanced qualitative characteristics of the useful information के क्वालिटेटिव जो करेक्टरिस्टिक हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन के, उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन्हेंसिंग द क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक कि क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसके यूजफुल होने की हद तक के हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी, ठीक है? तो उसके लिए उसने बताया कि जी फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक एंड नंबर 2 इनहेंसिंग द पहले तो ये कि ये फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या और फिर उनको बढ़ाया कैसे जा सकता है, ठीक है? कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताता है कि भाई ये फंडामेंटल क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं। क्वालिटेटिव मीन ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो क्वालिटी को इफेक्ट करती, क्वालिटी को इंडिकेट करती है, और फिर उसकी करेक्टरिस्टिक क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक इनहेंस कैसे होती हैं उसके लिए उसने मेजर्स बताए हुए हैं। तो वो फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है क्या
वो रेलेवेंस और ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन है, कल रिप्रेजेंटेशन है, कल हम इसके ऊपर डिटेल से बात कर चुके हैं कि रेलेवेंस क्या, ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन क्या है। आगे चलेंगे, ठीक है। और द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दैट एनहांसेस द यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन आर कंपैरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दैट एनहांसेस द यूजफुलनेस, यूजफुलनेस को बेसिकली दो चीजें इंडिकेट करती हैं, रेलेवेंस और ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन। इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल हो जाती है, उसकी यूजफुलनेस कंफर्म होती है अगर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो और वो ट्रूथफुल हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो यूजफुल हो जाती है। अब वो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, यानी इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस और ट्रूथफुलनेस को हम किस तरह से एनहेंस कर सकते हैं, मतलब वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इससे रेलेवेंट हैं, यानी ट्रूथफुलनेस से और रेलेवेंस से। वो कहता है कंपेरेबिलिटी जो है वो क्या करती है, वो डाटा की रेलेवेंस को भी बढ़ाती है और उसकी ट्रूथफुलनेस को भी इंक्रीज करती है, कि वो डाटा कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब जब हम एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं और उसके साथ हम पिछले साल के भी कंपैरेटिव फिगर्स देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये कंपेरेबिलिटी जो है क्रिएट होती है, जो नतीजतन रेलेवेंस और ट्रूथफुलनेस दोनों को एनहेंस कर, दोनों को इम्प्रूव करती है, ठीक है। इसी तरह वेरीफाइबिलिटी, कि फिगर अगर वेरीफाइबल हो ठीक है, आगे उसने इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ कि वेरीफाइबिलिटी का मतलब क्या है। वेरीफाइबिलिटी का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन को अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वो सेल, अगर मैं कहूँ कि जी किसी कंपनी ने 50 मिलियन की सेल शो की हुई है और मैं कहूँ कि भाई मुझे वेरीफाई करवाएं, तो देयर मस्ट बी सम डॉक्यूमेंट, सम इनवॉइसेस जिससे वो वेरीफाई हो सकती हो। और जो इन्फॉर्मेशन वेरीफाइबल होती है वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़्यादा रेलेवेंट और ट्रूथफुल होती है। तीसरी बात है टाइमलीनेस, ठीक है। टाइमलीनेस का मतलब है कि टाइम के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होगी वही रेलेवेंट है और वही ट्रूथफुल है। जब उसकी जरूरत थी तब वो इंफॉर्मेशन नहीं थी तो क्या फायदा, बाद में एक इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ये रेलेवेंट हो जाएगी। आज मुझे कोई चीज बताएंगे तो वो मेरे लिए ज्यादा रेलेवेंट है रादर के साल बाद मुझे कोई चीज बताई जाए, और ट्रूथफुल भी, मैं उसके ऊपर यकीन भी, तभी पुरानी इंफॉर्मेशन के ऊपर आज हम अगर 2010 का डाटा अगर आज हम एनालाइज कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं है। और अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि इंफॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। आप अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन को क्लियरली डिफाइन करने से क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी से भी रेलेवेंस और ट्रूथफुलनेस जो है वो इंक्रीज होती है। नीचे उसने एक फैक्ट लिखा हुआ है, इफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज टू बी यूजफुल इट मस्ट बी रेलेवेंट, फेथफुली रिप्रेजेंट एंड फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इट परपोर्ट्स टू रिप्रेजेंट, कि वो चीज बताए जो वो बताना, मतलब अगर मैं 30th जून 2020 के अकाउंट बना रहा हूं तो वो रेलेवेंट और फेथफुल प्रेजेंटेशन तब होगी कि उसके अंदर 30 जून 2020 के ही फिगर हों, व्हाट इट परपोर्ट्स टू रिप्रेजेंट, कि जो जिस मकसद के लिए उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एनहेंस्ड इफ इट इज कंपेरेबल, वेरीफाइबल, टाइमली एंड अंडरस्टैंडेबल। तो ये जो यूजफुलनेस है वो बढ़ जाती है कब, जब वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, जब वो इंफॉर्मेशन कंपेरेबल है, जब इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल है, जब वो इंफॉर्मेशन टाइमली है, जब वो इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल है। बेसिकली हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त इशू क्या है, हमारा इशू, हम अकाउंटेंट है यार, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो क्या है, वो कहते हैं रेलेवेंट और ट्रूथफुल होनी चाहिए, ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। ये रेलेवेंस और ट्रूथफुलनेस कैसे क्रिएट होती है, वो कहता है जी कंपेरेबिलिटी जो है वो रेलेवेंस और ट्रूथफुलनेस को बढ़ा देती है, ये जो वेरीफाइबिलिटी है ये रेलेवेंस और ट्रूथफुलनेस को बढ़ा देती है, टाइमलीनेस, इंफॉर्मेशन का टाइमली प्रोड्यूस करना, वो उसकी रेलेवेंस और ट्रूथफुलनेस को बढ़ा देती है। और इसी तरह अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है, अगर वो इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल तरीके से बताई जाएगी तो वो रेलेवेंट भी ज्यादा होगी और वो ट्रूथफुल भी होगी। आगे चलें, आगे उसने इंडिविजुअली इन सब को एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने एक एक दफा इसको पढ़ लेना है। आगे चलें, आगे चलें, हाँ जी।
कॉस्ट कंस्ट्रेंट ऑन यूजफुल इंफॉर्मेशन, दिस इज अ फैक्ट। कहते जी कि हर इंफॉर्मेशन लेने की एक कॉस्ट है, ठीक है। लाइक फर्ज करें अगर आपने कोई स्पाई वर्क करना है, किसी मुल्क की जासूसी करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है ना बेसिकली, तो इट कॉस्ट, यू नीड टू सेंड समवन ओवर देयर, और यू नीड टू किसी को उनके मुल्क से अपने साथ मिलाना पड़ेगा, उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। या किसी को भेजना है अपने किसी परिंदे को, तो वहाँ भेजना पड़ेगा, उसे रहायश देनी पड़ेगी, खाना पीना रहना हर चीज़। तो हर इंफॉर्मेशन, इसी तरह बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है उसकी भी कॉस्ट है, ठीक है। मुझे अगर बहुत एक्यूरेट IFRS के मुताबिक अकाउंट चाहिए तो आई नीड अ क्वालिफाइड CFO जो कि IFRS का नॉलेज रखता हो। इफ somebody is not there who has the knowledge of IFRS, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सैलरी भी कम होगी। लेकिन अगर IFRS नॉलेज वाला बंदा रखना है और काम जो है वो क्वालिटी वर्क चाहिए आपको, ठीक है, उसकी यूजफुलनेस बढ़ानी है आपने, तो क्या होना चाहिए, वो रेलेवेंट और ट्रूथफुल होना चाहिए, ठीक है। और रेलेवेंट और ट्रूथफुल होने के लिए फिर अल्टीमेटली एक ऐसा बंदा हो जो उसके अंदर कंपेरेबिलिटी का भी ख्याल रखे, वेरीफाइबिलिटी का भी ख्याल रखे, टाइम लाइन्स का भी ख्याल रखे, टाइमलीनेस जिसे वो कह रहा है, और अल्टीमेटली वो इस चीज़ का भी ख्याल रखे कि इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम के ऊपर हमें मिले। ये सारे फैक्टर जो भी हमने पढ़े हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी का भी ख्याल रखे, वो सारे, तो ऐसा ये सब चीज़ों का ख्याल रखने वाला बंदा जो है वो ऑब्वियसली एक कॉस्टिंग पर्सन हो, वो हाई कॉस्ट पर्सन होगा। अब मैंने जब ये डिसीजन करना है तो उसने क्या करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि यार मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसका मुझे बेनिफिट क्या होगा और उसकी मुझे कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी। तो फिर उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, जो है वो डिसीजन करते हैं। आगे चलेंगे। ओके, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मैंने पहले ये पढ़ाए थे और फिर मैंने कहा था कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और फिर आखिर में ये जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है इसकी बात होगी जी। पढ़ लिया जी, आगे चलेंगे, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे आगे आगे। यस यस, पढ़ लिया जी, पढ़ लिया जी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे हम आगे जी, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। आगे चलें, और आगे, और आगे, और आगे। ओके, पीछे चलें। अच्छा जी, अब आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। हाँ जी, और पीछे। यस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ सेट ऑफ फाइनेंशियल, यू ऑल नो। आगे चलें जी, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, कंसिस्टेंसी, ट्रू एंड फेयर। ये आपने थ्योरी को रट्टा मारा हुआ होगा तो यू मस्ट बी नोइंग दैट। आगे चलें जी, ठीक है। नेम द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन जी मोस्टली चेक आस्क क्वेश्चन होता है हमारे पेपर के अंदर, ठीक है। जैसे आज आपने क्वेश्चन मेरे से पूछे भी हैं शुरू से, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये लाइक ये वाला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ स्मॉल कैलकुलेटर्स में बी चार्ज टू एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ बीइंग कैपिटलाइज्ड। कौन सा कॉन्सेप्ट जहन में आता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। पढ़ा ना कैपिटल रेवेन्यू, आपको बताया कि स्मॉल एक्सपेंसेस बार बार होने वाले खर्चे रेवेन्यू होते हैं, और वो खर्चे जो वंस इन ब्लू मून होने हैं यानी कभी कभार होने हैं और जिनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो कैपिटल है। तो इस सेंटेंस को पढ़ के फौरन कैपिटल रेवेन्यू को, मतलब हमने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ये तयन करना है, ठीक है। इसी तरह अल्टीमेटली यहाँ पर देखें, एसेट्स आर वैल्यूड एज्यूमिंग देयर विल बी नो सडन स्टॉपेज इन द बिजनेस। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिजनेस के अंदर एसेट्स की वैल्यूएशन ऐसे की जाती है जैसे कि वो सडनली उनकी स्टॉपेज नहीं होनी। अगर सडन स्टॉपेज हो जाए तो फिर उसकी जो वैल्यूएशन है वो गोइंग कंसर्न के मुताबिक नहीं की जाती। तो आपने ये सारे के सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं और ख़ुद आपने इनको यहाँ पर आगे मतलब इसको फैक्ट देना है कि कौन फैक्ट से मुराद कौन सा कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ रहा है वो बताना है। कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसे कल लेके चलेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैश एंड एक्रूअल बेसिस। हमने पढ़ा कि कैश मीन कैश, कि जब कैश देंगे तब एंट्री करेंगे, जब कैश लेंगे तब। उधार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। उधार एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं करना, उधार होता है लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। किसके अंदर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। हम जिन बेसिस के तहत अकाउंटिंग करते हैं वो क्या है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, यानी हम उधार ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन को भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। विच मेथड यू प्रेफर, हमने बताया कि हम अक्रूवल बेसिस को प्रेफर करेंगे, क्यों कि ये प्रॉपर अकाउंटिंग है।
जिसके अंदर हमें ये भी पता होता है हमने किसी को उधार दिया है तो वो मेरी सेल भी है और वो मेरा रिसीवेबल भी है, किसी से उधार लिया है तो वो मेरा पेएबल भी है और मेरी परचेजेस भी, एंड सो ऑन। ओके, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म्स। आपने पीछे थ्योरी पढ़ी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलो जी। स्टेटमेंट एंड कॉन्सेप्ट, ये भी वही है कि आपने कॉन्सेप्ट बताने, आइडेंटिफाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बेस्ड। Expenses are recognized on the basis of direct association between the cost incurred and the earning of a specific items of income। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग। एक्सपेंसेस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, चेक करो भाई, मैचिंग ही है, इसका आगे आंसर होगा मैचिंग। ठीक है, ये देखें तो लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सेल इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच सेल इज रिकॉर्डेड, कॉस्ट आर चार्ज इन द पीरियड इन विच द बेनिफिट आर रिसीव्ड। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पीछे चलो जब फिर क्वेश्चन के ऊपर। ओके, ये देखें, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड यूज आर अप्लाइड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। कंसिस्टेंसी, कि जी एक पीरियड से दूसरे पीरियड के अंदर जो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई होनी है वो कंसिस्टेंट होनी है। ओवरस्टेटिंग एसेट इनकम और अंडरस्टेटिंग लायबिलिटी एक्सपेंस आर अवॉइडेड। क्या भला है? कहता है जी एसेट को ओवरस्टेट करके नहीं बताना चाहिए। आम हमारी आदत होती है ना कि मेरे पास अगर मेरी वर्थ जो है वो 1 करोड़ है तो मैं कहूँगा यार मेरी वर्थ 5 करोड़ है। अपनी लायबिलिटी हमेशा हम अंडरस्टेट करके बताते हैं, अपनी अपनी अपने इनकम हम हमेशा ओवरस्टेट करके बताते हैं, अपने एक्सपेंसेस हम हमेशा अंडरस्टेट करके बताते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो क्या ख्याल है? ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन करो जी जरा, क्या लिखा हुआ है? ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन या प्रूडेंस। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, प्रूडेंस बेसिस के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इनमें यही आंसर है इसका है। हाँ जी, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट लोअर ऑफ कॉस्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये भी चूंकि हमने पढ़े नहीं हैं आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं ये आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि जी पीछे चलो ज़रा, यहाँ कि एसेट की ओवर स्टेटमेंट और इनकम की ओवर स्टेटमेंट और इसी तरह अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी एक्सपेंसेस जो है, एक तो ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है कि ये काम करने की इजाज़त नहीं है, हमें ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। और दूसरा ऑफ कोर्स प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जहन में आता है कि यार हमें एसेट को खाम खा बढ़ा चढ़ा के, मैंने कल बताया था ना आपको, सिखाया था सब्ज बाग नहीं दिखाने चाहिए। ठीक है, और एक्सपेंसेस जो जो हमें होते हुए नजर आ जाएं उनको भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, यानी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एंड एक्सपेक्टेड इनकम आर इग्नोर्ड। तो वो दो उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो एग्जांपल जिस वक्त मैं इन्वेंट्री और बैड डेट्स का चैप्टर पढ़ा दूंगा फिर उनकी समझ भी लग जाएगी कि बैड डेट्स वो पैसे होते हैं जो हमने लोगों से लेने हैं, और अगर मुझे डाउट हो जाए कि ये पैसे नहीं मिलने तो प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के तहत मैं उसे अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं उसे अपना रिसीवेबल नहीं रखता। ठीक है, तो इसी तरह ऐसी इन्वेंट्री, ये कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इटली मैंने एक्सपोर्ट करनी थी, कोरोना हो गया, सब कुछ ऑर्डर कैंसिल हो गए, अब वो मेरी इन्वेंट्री इटली स्पेसिफिक थी, वो मेरी 50 लाख की कोई 10 लाख के लिए भी खरीदी, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ 10 लाख की कर लूँगा। तो ये भी क्या हुआ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ। रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर मैंने उसे कॉस्ट की बजाय शो कर ली, रियलाइजेबल वैल्यू जितने पैसे मिलने हैं। Revenue and other incomes are recognized when these are earned irrespective of the date of receipt। accrual concept। ठीक है, कि जी ये लेक्चर पढ़ाने के बाद ये लेक्चर मेरी इनकम है, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा घर जाके अपने लैपटॉप में एंट्री कर लूंगा। ठीक है, भले मुझे पैसे नहीं मिले। ठीक है, ये वाली ये हम किस कॉन्सेप्ट के तहत हम ऐसे इवेंट को, ट्रांजैक्शन को इनकम रिकॉर्ड करेंगे जो हो गए हैं लेकिन मिले नहीं हैं, या एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे जो हमने बेनिफिट ले लिए लेकिन पे नहीं किए, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के तहत। एनी इन्फॉर्मेशन ओमिटिंग और मिसस्टेटिंग ऑफ विच कुड इन्फ्लुएंस अ डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिस्क्लोज मटेरियलिटी। ठीक है, अच्छा उसने क्या किया है, एंड गिव वन एग्जांपल भी मांगी हुई है, इसलिए उसने आगे पहले आइडेंटिफाई किया और फिर उसने आगे क्या किया है, एक एक एग्जांपल जो है वो आपको दी हुई है। इसके सोल्यूशन पे जाएं जरा, ये देखें, ये कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई हुए हैं और ये फिर आगे उनकी एक एक दो एग्जांपल हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछता है 8-10 नंबरों का। ठीक है, कि कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, और उसके जो है एग्जाम्पल्स भी दें। फिर पीछे चलेंगे क्वेश्चन पे। ओके, आगे चलें, ये सोल्यूशन शुरू हो गए। ठीक है जी, हमने सारे डिस्कस कर लिए, आगे चलें जी। ओके, अब आगे जी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। अगर किसी ने
बंदों की तरह समझते हैं, मतलब रिलीजियसली इस चैप्टर की बुक से रीडिंग की है, साथ साथ रीडिंग की है, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव उसको सब के सब आते होंगे। हाँ, कुछ 2-4 में प्रॉब्लम भी आएगा। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? ये जो 1-2 एग्जाम्पल रह गई हैं, कुछ तो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, उसमें से आज किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, जो 2 आए मैंने आंसर कर दिए। वो बाकी 2 एग्जाम्पल जो हैं उनको कर लीजिएगा, 1 आध एग्जाम्पल या 2 होंगी। और ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, ये कल आपने मेनली क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है घर से। तरीका ये है कि पहले अपनी माइंड लड़ाते हैं, फिर सोल्यूशन देखते हैं। अगर पहले सोल्यूशन देखेंगे तो वो जो आपकी फाइटिंग कैपेसिटी है ना, वो खत्म हो जाएगी। कितने क्वेश्चन हैं? आगे चलो, कितने? 37 है। तो ये 37 रोज़ा रख के सुबह सहरी के बाद बैठ जाइएगा, घंटा लगा के इसको नमाज पढ़ के, तो 37 ये हो जाएंगे। जो नहीं आएगा उसका आंसर देखिएगा, आंसर देखने से सेंस समझ आ जाए कि हाँ यार यही आंसर बनता था, तो ओके कर लीजिएगा। और अगर आंसर देखने के बाद भी आपका जो नॉलेज है या मेरी समझाई हुई बात उसके साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट लग रहा हो, तो सर्कल कर लीजिएगा। कल जब उस्ताद जी आके पूछेंगे कि भाई कोई क्वेश्चन है, तो उस वक्त हम उसे डिस्कस कर लें। क्लियर होगी बात जी? ओके, आगे चलें जी, नेक्स्ट चैप्टर। आगे 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 चैप्टर है हमारे पास। कुछ लोगों का दिल कर रहा होगा कि बस यहाँ छोड़ दूँ, है ना? छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगला स्टार्ट ले लें। ये काफ़ी आपका काम आज के करने वाला आपको काफ़ी मैंने दे दिया है। रीडिंग है, आपका थोड़ा टाइम चाहिए होगा, लेकिन थोड़ा आगे देख लें कि आगे क्या है, ताकि एक बेसिक उसकी डिस्कशन कर लें। आगे चैप्टर आ जाए काउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है जी, शीट दे दो मुझे, प्लेन शीट दे दो। ओके, अच्छा जी, मैंने एक छोटी सी 10-15 मिनट की डिस्कशन करनी है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करने जा रही है, और ये कॉन्सेप्ट आगे थ्रू आउट काम आना है। देखिए, फ़र्ज़ करें मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस को मैंने 10 लाख रुपए दिए। अब ज़रा बिज़नेस बन के सोचें, बिज़नेस के पास कैश आ गया 10 लाख का, और इसके बदले में बिज़नेस ने एक ऑब्लिगेशन ले ली, उस ऑब्लिगेशन का नाम कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल ऑब्लिगेशन ली, और वो कितने की ली मैंने? 10 लाख की। ओके, और इधर मैंने एक एसेट जो कि कैश है, और ये ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी आप इसको कह लें, वो मैंने ली, और इधर एक कैश एसेट मैंने जनरेट किया। ठीक है, वो भी 10 लाख है और ये भी 10 लाख। देखें, बिजनेस जो है, जिस दिन इसको तसव्वुर किया जाता है, इसे सोचा जाता है, तो इसके पास कुछ नहीं होता, इसके अपने कोई रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि बिजनेस कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। बिजनेस जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, लिहाजा उसके पास इंटेलेक्चुअल रिसोर्स होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फाइनेंशियल, उसका तो अभी जन्म हुआ है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आ गए? फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उसके पास नहीं होंगे। लिहाजा उस दिन बिजनेस के पास आंडा एसेट है, कुछ नहीं है बिजनेस के पास, और बिजनेस ने किसी का कुछ देना भी नहीं है। ठीक है, कोई फिक्र फाका नहीं है, ना हमारे पास कुछ है, ना किसी से उधार लिया है, ना हमारे पास कुछ है। लेकिन जिस दिन ये ट्रांजैक्शन होगी, उस दिन बिजनेस के पास एक कैश एसेट क्रिएट होगा, कितने का? 10 लाख का। और एट द सेम टाइम बिजनेस के पास एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, जिसका नाम हमने कैपिटल रखा है। वो कितने की होगी? वो भी 10 लाख की होगी। ठीक है, क्यों जी, समझ आ रही है बात की?
पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस के का एसेट जो कि इस वक्त कैश है, वो बिजनेस की लायबिलिटी जो कि इस वक्त कैपिटल है उसके बराबर होगी। ये मैंने इक्वालिटी लगाई इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, ये क्या होगी, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, ठीक है, कि बिजनेस के कैश एसेट उस दिन बिजनेस के कैपिटल लायबिलिटी के बराबर होगी। ओके, अब आज के बाद जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगी साइडें। ये साइड्स क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। यानी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि बिजनेस के एसेट they will be equal all the time during life of the business. They will be equal to capital plus other liabilities. ठीक है, मैं यूं कहता हूं कि बिजनेस के एसेट हर वक्त लायबिलिटीज के बराबर रहेंगे। मैं इसे और एक्सप्लेन करूंगा तो मैं कहता हूं बिजनेस के एसेट हर वक्त, लायबिलिटीज अब दो तरह की हैं, एक ओनर की और एक आउटसाइडर्स की। जो ओनर की लायबिलिटी है उसे कैपिटल कहते हैं, और जो बाहर वाले लोगों के पैसे मैंने देने हैं वो अदर लायबिलिटी कहलाती है। जब ये पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई थी तो मेरे पास कैश एसेट था 10 लाख रुपए का, और मैंने बाहर वाले किसी बंदे का कोई 1 रुपया भी नहीं देना था। मैंने ओनर के पैसे देने थे। कितने देने थे, वो मेरी लायबिलिटी थी, उसका नाम कैपिटल था, और वो कितना था, 10 लाख। कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है, लेकिन इसको हम बाकी लायबिलिटी से अलग से आइडेंटिफाई करते हैं और इसे हम कैपिटल या इक्विटी बोलते हैं। अब इस दिन ये इक्वेशन जो है एक लीनियर इक्वेशन की तरह बराबर है, 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। इस दिन के बाद हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद, पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन जब हुई उसके बाद हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के नतीजे में ये इक्वेशन हमेशा बराबर रहेगी। अगली शीट मुझे चाहिए। ये देखें, मैंने कहा आज मेरे पास क्या है, आज मेरे पास क्या है, मेरे पास कैश है 10 लाख का, ठीक है, जो कि बराबर है कैपिटल के, जो कि 10 लाख रुपया है। ठीक है जी, ये वो हेड है और ये वो हेड है और ये इसकी अमाउंट है। ठीक है, इस दिन के बाद से मैं क्या बता रहा हूं कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के नतीजे में ये इक्वेशन बराबर रहनी है। होगा क्या कि कैश एसेट के साथ साथ कुछ और एसेट भी आ जाएंगे। लाइक फर्ज करें परचेज शॉप फॉर रुपीज 2 लाख, 2 लाख की शॉप खरीदी। भूल जाए डेबिट क्रेडिट को भी फिलहाल, जरा मैथमेटिकली काउंटिंग करके देखते हैं। ठीक है, 2 लाख की शॉप खरीदी, तो ये जो मेरा कैश था ये कितना रह गया, मैं इसको नीचे लिख लूं इसके आगे लिखने की बजाय, ये रह गया 8 लाख। ठीक है, और एक और एसेट क्रिएट हो गया, उसका नाम क्या है, शॉप। वो कितने का हो गया, 2 लाख। ये ठीक है, और इधर एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है जिसका नाम क्या है, कैपिटल है। और ये जो मेरी ट्रांजैक्शन हुई है कि मैंने 2 लाख की शॉप खरीदी, इसकी वजह से इधर वाली साइड के ऊपर कोई लायबिलिटीज के अंदर फर्क नहीं पड़ा, उधर वाली साइड के ऊपर कैश के साथ साथ एक और एसेट आ गया। देख लें, अकाउंटिंग इक्वेशन टैली है, बराबर है। ये देखें 8 और 2 10 लाख, और इधर तो ऑलरेडी 10 लाख आ रहा है। ये मैं इसके हेड लिख रहा हूं, ये मैं इसकी, ये नीचे मैं इसकी वैल्यूज लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने फर्नीचर खरीदा, कितने का, 50,000 रुपए का, कैश में।
तो मेरा पास ये जो मेरा कैश है ये कितना रह गया, 7,50,000। मेरी शॉप मैंने खरीदी हुई है, वो मेरे पास कितने की पड़ी हुई है, 2 लाख की। अभी उसके अंदर फर्ज करें साल नहीं गुजरा, कोई कमी नहीं आई, और मेरे पास एक और एसेट आ गया जिसका नाम क्या है, फर्नीचर, और ये कितने का है, 50,000। और क्या इधर वाली साइड पर कोई नई लायबिलिटी आई अदर देन कैपिटल? नहीं सर, कोई नई लायबिलिटी नहीं आई। लिहाजा इधर कैपिटल एक ही लायबिलिटी, और वो कितने की है, वो 10 लाख की। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन आप देख लें, टैली है, ये वैल्यू वाइज देख लें, 7.5 और 50, 60 और 2 10, 10 लाख इधर, 10 लाख। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के नतीजे में ये अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर रहेगी। और जो हमने किताब से पढ़ेंगे जब, तो ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन इस तरह से होगी, क्या, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। इक्विटी भी लायबिलिटी ही होती है, लेकिन ये ओनर की लायबिलिटी होती है, इसलिए हम इसे बाकी लायबिलिटी से अलग शो करते हैं। ये जो मैंने ग्रीन कलर में इक्वेशन लिखी है, दिस इज ट्रू फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के नतीजे में बराबर रहती है। आप देखें, मैंने ये पहली ट्रांजैक्शन की, कैश इज इक्वल टू कैपिटल, 10 लाख से अकाउंटिंग इक्वेशन टैली है। फिर मैंने शॉप खरीदी, 8 लाख कैश रह गया, शॉप 2 लाख की आ गई, कैपिटल 10 लाख है, फिर इक्वेशन टैली है। फिर मैंने फर्नीचर खरीदा, कैश 7.5 लाख है, शॉप 2 लाख है, फर्नीचर 50,000 है, कैपिटल इक्विटी 10 लाख ही है, ठीक है, फिर इक्वेशन टैली है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर लिखा जाए कि जी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो ये जो मैंने इसको बॉक्स किया है ग्रीन कलर में, ये बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर रहती है। आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि बॉस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट हैं वो तो 5 हैं, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, जो कि इस इक्वेशन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बट 2 और भी एलिमेंट हैं, वो क्या, इनकम और एक्सपेंस। वो कहाँ हैं? आप कह रहे हैं हर ट्रांजैक्शन के बाद ये बराबर होती है, तो इस इक्वेशन के अंदर इनकम और एक्सपेंस का तो कोई जिक्र नहीं है। तो अगर वो ट्रांजैक्शन होगी तो वो ट्रांजैक्शन इस इक्वेशन को कैसे इफेक्ट करेगी, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस बोलने लगा हूं, उसको जहन नशीन कर लें, उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लें और उसको अपने नॉलेज का हिस्सा बना लें। वो सेंटेंस क्या है कि हर इनकम इक्विटी को बढ़ा देती है और हर एक्सपेंस इक्विटी को कम कर देता है। यानी जब कोई इनकम या एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन होगी तो उसका इफेक्ट भी इसी इक्वेशन में आएगा, लेकिन वो इनकम या एक्सपेंस की शक्ल में यहां रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो इंक्रीज इन इक्विटी और डिक्रीज इन इक्विटी की शक्ल में यहां पर आएगा। जब कोई इनकम होगी तो इक्विटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकम के ऊपर किसका राइट होता है, बिजनेसमैन का, और इक्विटी बिजनेसमैन की लायबिलिटी है। तो जब इनकम होगी तो वो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी को कम कर देते हैं। एक्सपेंस बिजनेसमैन की इक्विटी को कम कर देते हैं। एक बंदा बिजनेस कर रहा है, वो कोई इनकम नहीं जनरेट करता, पैसे खर्च करी जाता है, करी जाता है, करी जाता है, तो क्या होगा, एट दी खर्चे करी जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये 8 लाख रुपया कम होता जाएगा, और इधर से ये कैपिटल है ये भी कम होता जाएगा। तो हर एक्सपेंस जो है वो इक्विटी को कम कर देता है। मसलन मैं एक एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन बोलता हूं, ठीक है, ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना 10-15 मिनट की, ये पूरा चैप्टर इसके अंदर है और कख भी नहीं है इसके अंदर, 8-10 ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ₹20,000, 20,000 रुपए बिजली का बिल पे किया। अभी हम डेबिट क्रेडिट में बात नहीं कर रहे,
अभी हम बात कर रहे हैं इस इक्वेशन के ऊपर इनके इफेक्ट्स। 20,000 रुपये बिजली का बिल पे किया, जब बिल पे किया जाएगा तो क्या एसेट साइड पर ये जो मेरे पास कैश एसेट था, शॉप एसेट था, फर्नीचर एसेट था, इनमें से किसी एसेट में कमी आएगी? यस सर। किस एसेट में कमी आएगी? सर कैश एसेट में कमी आएगी। 20,000 रुपए से मेरा कैश कम हो जाएगा जब मैं बिजली का बिल बैंक में जमा करवाऊंगा। ओके, तो क्या होगा फिर इधर ये जो कैश है ये कितना रह जाएगा? ये कैश रह जाएगा जी, कितना रह जाएगा? 750 में से 20 के 7,30,000। ओके, इफेक्ट हो गया। सर ये शॉप मेरी ये वाली जो ट्रांजैक्शन है कि बिजली का बिल दिया 20,000 का, इसका शॉप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमने उस इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट इधर देना है। ठीक है, इक्वेशन वही अकाउंट इफेक्ट करेंगे जो उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो शॉप तो मेरी सर वैसे की वैसे ही रही। कितने की रही बेटा? ये रही 2 लाख रुपए। और सर फर्नीचर भी भाई वैसे का वैसा ही रहा, इसकी वैल्यू में कोई कमी बेशी इस्तेमाल के साथ हुई होगी, लेकिन अभी वो ट्रांजैक्शन डिस्कस नहीं हो रही। अभी ट्रांजैक्शन क्या डिस्कस हो रही है? अभी ट्रांजैक्शन डिस्कस हो रही है कि बिजली का बिल पे किया 20,000, तो ना शॉप के ऊपर कोई फर्क पड़ा, 2 लाख ही रही, ना फर्नीचर के ऊपर कोई फर्क पड़ा। फर्क पड़ा तो कहां पड़ा? कैश वाला एसेट कम होकर 7,30,000 रहे। अब जरा इक्वेशन के इस साइड पर आ जाए। क्या मैंने किसी से उधार लिया है? नहीं सर, लिहाजा ये जो अदर लायबिलिटी है ये तो जीरो हो गई। अदर लायबिलिटी क्या होगी? जीरो हो गई। लेकिन ये जो इक्विटी थी जो कि कैपिटल की शक्ल में थी मेरे पास फिलहाल 10 लाख, जब मैं बिजली का बिल दूंगा 20,000 और कोई इनकम जनरेट अभी नहीं की हुई होगी, तो मेरा जो कैपिटल है, मेरी जो इक्विटी है बिजनेसमैन की, जो कि बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि हर एक्सपेंस इक्विटी को कम करता है। तो वो जो कैपिटल है, जब उसमें किसी भी, ये मेरा सेंटेंस नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ज़हन रखिएगा, कैपिटल के अंदर जब किसी भी पहली इनकम या एक्सपेंस का इफेक्ट दिया जाता है, तो फिर वो कैपिटल की बजाय इक्विटी बन जाता है। फिर उसका टेक्निकल ये चेंज है कैपिटल और इक्विटी के अंदर, दोनों लायबिलिटी है, लेकिन कैपिटल अभी पैसे डाले हैं, इंटैक्ट हैं। जो ही किसी इनकम की वजह से उस कैपिटल को बढ़ाते हैं या किसी एक्सपेंस की वजह से उस कैपिटल को कम करते हैं, तो फिर उसका नाम कैपिटल नहीं रहता, फिर वो इक्विटी बन, यानी इनकम और एक्सपेंसेस जिसके अंदर डाइल्यूट हो जाते हैं, वो वाला कैपिटल फिर इक्विटी कहलाने लगा। तो यहाँ एक एक्सपेंस हो रहा है, उसका इफेक्ट जब कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा? 20,000 से कम हो जाएगा। लिहाजा कैपिटल कितना रह गया? 9,80,000। अब ये वाला कैपिटल जाए, इसको मैं कैपिटल नहीं लिखूंगा, इसे मैं क्या लिखूंगा? इसे मैं इक्विटी लिख सकता हूं। ठीक है, अब आप देख लें, ये 9,80,000 है। ठीक है, ये 9,80,000, और इस साइड पर आ जाएं, 7,30,000 जमा 50,000 कितना हो गया? 7,80,000 जमा 2 लाख। ये वाली साइड 980 इज इक्वल टू ये वाली साइड 980। अकाउंटिंग इक्वेशन टाइप। ये हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? सर ये तो मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, और इसको जरा समझा लूं डिटेल में जाके, किताब से कल जब ट्रांजैक्शन पकड़ूंगा, तो जब मैं ये सारी ट्रांजैक्शन आपको समझा चुका हूंगा, फिर उसके एंड पे बात करूंगा कि ये डेबिट क्रेडिट छोड़ के ये क्यों बताया मैंने आपको, या किताब के अंदर ये चैप्टर एक पूरा क्यों डाल दिया उन्होंने। इस अकाउंटिंग इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, और इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग क्या है। कल हम इंशाल्लाह ताला किताब से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और यही अंडरस्टैंडिंग जो है आज मैंने बेस बना ली है, कल हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन पकड़ के उनके इम्पैक्ट लेना शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये जो ट्रांजैक्शन मैंने ऐसे लिखी है, ऐसे जमा में, कुछ लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगली शीट लाओ यार, वो ऐसे लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास कैश है 8 लाख का, और हमारे पास बिल्डिंग आ गई कितने की? 2 लाख की,
ये टोटल कितना हो गया 10 लाख, ठीक है। और इस साइड पर क्या आ गया कैपिटल, और ये कैपिटल कितना है 10 लाख, और ये टोटल भी कितना हो गया 10 लाख। तो ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन होगी। लिखने का अंदाज है ना, मैंने कैश जमा बिल्डिंग लिख के आगे कर दिया था, ये ऐसे है। किताब के अंदर आपको ये इस शक्ल में मिलेगा। तीसरी इक्वेशन के बाद क्या हुआ, कैश आ गया आपके पास बिल्डिंग आ गई, आपके पास फर्नीचर आ गया, इनकी अमाउंट लिखी, इनका टोटल किया, इधर हमने कहा जी इज इक्वल टू कैपिटल, वो 10 लाख है और इसका टोटल भी 10 लाख, इनका टोटल भी 10 लाख सर आ गया। ठीक है, कल जब किताब से इस प्रोसेस में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कल का जब लेक्चर ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह ताला ये अकाउंटिंग इक्वेशन आप खा भी चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। कोई क्वेश्चन है जी आपका तो वो आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट आज होमवर्क है, चैप्टर नंबर 2 जो है उसके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट, थ्योरी, हर चीज़ आप क्लियर हो जानी चाहिए। एनी क्वेश्चन? जी हाफिज मोहम्मद उमर। सर जब वो पूछे कि सिर्फ कंसेप्ट का नाम बता दें तो सिर्फ आपने नेम ही बताना है कि जी उसको बिल्कुल थोड़ा सा नेम बताना एक्सप्लेन है, भी फिर करना है? एग्जांपल नहीं देनी, ना एक्सप्लेन करना है। ठीक है सर। जी कासिम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एग्जांपल का मुझे एक दफ़ा बता दें कि एग्जांपल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन एग्जांपल नहीं देनी आ रही तो किस तरह वो चीज़ को वो एक्सप्लेन करेंगे? विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो हमारे लिए ये एग्जांपल कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेन प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अभी फिलहाल जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उनके ऊपर गौर करें कि आपको उन एग्जांपल की समझ आ रही है कि हाँ ये एग्जांपल इसी चीज़, इसी कॉन्सेप्ट की बन रही है। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ तक रहना है। फिर जब हम चलो ठीक है। थोड़ा पढ़ लेंगे तो फिर हमें खुद ब खुद उन कॉन्सेप्ट की एग्जांपल हम कोट, क्योंकि अभी हमारा नॉलेज बहुत लिमिटेड है ना। अभी हमने इन्वेंट्री का चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी हमने बैड डेट्स का चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी हमने प्री पेमेंट्स का चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी हमने एक्रूवल्स का चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर नहीं पढ़ा, बैंक रिकॉन्सिलेशन नहीं पढ़ी। ये जब सारा कुछ पढ़ेंगे तो ये कोई कॉन्सेप्ट की एग्जांपल देना कोई दैट विल नॉट बी अ बिग डील। ठीक है जी। ओके सर। और जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मियां आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे। गॉड ब्लेस यू।